हेलो स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पहला फिजिकल फीचर हमने स्टडी किया था द हिमालयन माउंटेन्स, और उसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से डिफरेंट रेंजेस हैं हिमालयन रीजन में। तो अब उसके बाद जो बारी है हमें स्टडी करना है द नदर्न प्लेन्स, और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। तो इसमें हम जो टेक्स्ट मैटर दिया गया है उसको ही हम बेस बना के आपको समझाते हैं। जैसे क्लास 10 में हमारी नोट सीरीज़ है, वैसे क्लास 9 की भी नोट सीरीज़ आगे बनेंगी। तो जब भी वो तैयार होंगी हम उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, और भी जो स्टडी मटेरियल है उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं गया इस चैप्टर में, आगे रिवर से रिलेटेड हम जो थर्ड चैप्टर उसमें वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हमें स्टडी करना है, टॉपिक कहाँ है, ये रहा नदर्न प्लेन मीन्स उत्तर भारत के मैदान। लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। देखिए, जैसे हमें हिमालयन रीजन्स के डिवीजन्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पर भी हमें जो टेक्स्ट मैटर बुक में दिया उसके अनुसार हमको भी इसके डिवीजन्स पढ़ने। इसमें हम पंजाब प्लेन को पढ़ेंगे, गंगा प्लेन को पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र प्लेन को पढ़ेंगे। ये तीनों बड़ी रिवर सिस्टम्स हैं जिनके द्वारा जो इनका बेसिन का जो एरिया है, मतलब जितने इलाके में ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, जिनका वाटरशेड एरिया है, जिनका कैशमेंट एरिया है, उसके आधार पर ये 3 डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा गंगा का मैदान है। हालांकि जिसके फर्दर 3 डिवीज़न किए जा सकते हैं, लेकिन बुक में दिया नहीं है चैप्टर में, तो हम वहाँ पर उसको नहीं डिस्कस करेंगे। जो दिया गया बस उतना ही पढ़ेंगे। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जो प्लेन्स हैं उनके रिलीफ के अनुसार हम भब्बर, तराई का क्षेत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बांगर का इलाका कौन सा होता है और खादर का इलाका कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं मैप आपको शुरू में दिखा दूँ। देखिए, ये इंडिया का रिवर सिस्टम ये मैप शो कर रहा है, और इसमें जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडस उसकी ट्रिब्यूटरीज़ का है। तो एक तो बेसिन ये बनता है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, तो हमें उसे पढ़ना नहीं है। हमें इंडिया में जो मैदान का इलाका है, जो प्लेन एरिया है, नदर्न प्लेन्स, उनको स्टडी करना है। इसके बाद यहाँ पर गंगा, ये पूरा का पूरा जो है पूरा गंगा के द्वारा बनाया गया मैदान है, उसे हमें स्टडी करना है। तो एक तो ये हो गया, और तीसरा यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो प्लेन एरिया बनाती है, वो सब हमें स्टडी करना है। तो नंबर 1, 2, 3 यानी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस रिवर सिस्टम, और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो गंगा रिवर सिस्टम, और ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ये जो पूरा हम यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये सब इन नदियों के द्वारा जो वाटरशेड एरिया है, जो नदियों के पानी के द्वारा जो पूरा सिंचित क्षेत्र है, वो सब का सब एक बेसिन है, जिसमें अलग अलग नदियों के अपने अपने छोटे छोटे बेसिन्स भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा बेसिन जो है ये गंगा नदी का बेसिन माना जाएगा। और उसके बाद ये जाके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, और इंडस रिवर सिस्टम की जो नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो सब मिलकर इंडस में शामिल होती हैं। उसके बाद यहाँ आके डेल्टा बनता है जो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो 2 ड्रेनेज सिस्टम भी हैं, एक ये और एक ये। तो चलिए अब लौटते हैं। द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। तो वो 3 रिवर सिस्टम्स कौन से हैं वो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और साथ में उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। देखिए, कोई मेन नदी है और मेन नदी में आकर और नदियाँ जब जुड़ती हैं तो वो अपना पानी भी इसमें शामिल कर देती हैं लाके, जिससे इसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। मतलब मेन नदी एक होगी और उसकी सहायक नदियाँ। जैसे गंगा की सहायक नदी, एक बहुत बड़ी सहायक नदी है यमुना। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। सीधी सी बात है कि जो नदियाँ आती हैं, बहती हैं अपने साथ, तो जो भी सेडिमेंट्स लेके आती हैं उसको बिछाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेन तैयार होता है, तो वो एल्यूवियल सॉइल के द्वारा बनाया गया प्लेन माना जाता है। उन्हें एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। जलोढ़, जल के साथ आया हुआ जो जमाव है, उसे एल्यूवियल सॉइल ही कहेंगे। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, डिपोजिशन का मतलब जमा कर देना, मतलब जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, वो ऐसे बिछाती चलती हैं। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके स्लोप के बारे में। ऑफ एलुवियम में वास्ट बेसिन, बस समझ लीजिए आप कोई बर्तन है और उस बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है, तो समझ लीजिए ये पूरा बेसिन हो गया, और ये वाटर, ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो इसी प्रकार से जो नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं तमाम आके मिलती हैं, तो जितना भी एरिया ये कवर करती हैं वो सब उनका बेसिन होता है। लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये जो मैदान बना है ये कोई एक दिन में तो बन नहीं गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स का वर्क है। और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के लिए हमने आखिरी ट्यूटोरियल रखा हुआ है। एनीवे, जब हिमालय का निर्माण हुआ, मतलब कि जो
इंडियन प्लेट है और जब वो टकराती है यूरेशियन प्लेट से तो जो इधर बीच का हिस्सा जो टेथिस सागर का होता है, तो धीरे धीरे ये जो प्लेट आगे बढ़ती है तो ये सागर सिमटता है, इस पर प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय जो हमने पढ़ा पिछले पार्ट में, तो जब हिमालय का निर्माण होता है, जब इस तरह से माउंटेन रेंजेस उठती हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से एक डिप्रेशन तो क्रिएट हो ही जाएगा। तो इस तरफ से जो पेनिनसुलर प्लेटों की तरफ से आने वाली नदियाँ और पर्वतों की तरफ से आने वाली नदियाँ जो हैं अपना सेडिमेंट्स बिछा के यहाँ पे एक मैदान तैयार कर देती हैं। वो अभी भी ये वर्क चल रहा है। यही है आपका नदर्न प्लेन। और पर्वत जहाँ पे ख़त्म होते हैं तो उनसे ऊपर का थोड़ा बहुत हिस्सा लेके आप इसे फुटहिल कह सकते हैं। जहाँ से पर्वत ज़मीन से शुरू होते हैं उससे थोड़ी सी ऊपर की ऊंचाई तक का हिस्सा फुटहिल कहलाता है। ये टॉप ऑफ द हिल, ये फुट ऑफ द हिल। तो यहीं पे मैदान बन सकता है, क्योंकि ऊपर तो नदियाँ ऐसे आती रहती हैं, जब उन्हें फ्लैट सरफेस मिलता है तो फिर ये थोड़ा सा फ्लैट होती हैं, धीमी बहती हैं और सेडिमेंटेशन करती हैं। और ये फर्टाइल प्लेन है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो डेटा है, आप याद रखिए, ये रफ डेटा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट डेटा। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर। तो इंडिया में जो प्लेन का एरिया है वो 2400 किलोमीटर है। और इनकी चौड़ाई मतलब लंबाई तो अभी हम ब्लैंक मैप में भरेंगे, क्योंकि हम ब्लैंक मैप में भरते चल रहे हैं, आपको सिखाते चल रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ब्लैंक मैप ही मिलेगा। और आगे अगर आपको नॉलेज बरकरार रखनी है तो मैप भरना आना चाहिए। रेडीमेड मैप की बजाय आप खुद तैयार करिए, वो हम करते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम ब्लैंक मैप भरते हैं। तो चौड़ाई इनकी 240 से 320 किलोमीटर है। तो देखिए लंबाई ये हो गई, ठीक है, और ये चौड़ाई ये हो गई। तो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा ये मैदान है। इसकी चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है ना, इसलिए यहाँ दिया गया 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई। वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ थोड़ा सा कम है। आपको याद हो रहा होगा हिमालय में भी हमने जो लेंथ पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी। डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं जो सभ्यताएं हैं वो नदियों किनारे ही पनपी हैं। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या इंडस सिविलाइजेशन हो, नदियों के किनारे ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं। तो जहाँ नदियाँ, जहाँ पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वो यहाँ पे भी है। ये जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है। विद रिच सॉइल कवर, मतलब जो कि रिच सॉइल कवर का मतलब है बहुत ही फर्टाइल सॉइल। तो फर्टाइल सॉइल का कवर मैदान के ऊपर ऊपर बिछा है ना, जो टॉप सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और इसमें एडिकेट वाटर भी हमको मिल जाता है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है। इसकी वजह से ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है इंडिया का। मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी खूब रहती है, क्योंकि पानी भी उपलब्ध है, खेती भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है और क्लाइमेट भी फेवरेबल है, मतलब बहुत ठंडी नहीं है कि लोगों के लिए दिक्कत पैदा करे। तो इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो उत्तर की तरफ से आने वाली नदियाँ जो है डिपोजिशनल वर्क, देखिए दो वर्क इनके होते हैं मेन। इरोजन, मतलब ये जो है आती हैं रास्ते में तो चीज़ों को तोड़ती ब्रेक करती हुई आती हैं, और साथ में जो ब्रेक करके लेके आती हैं जब उन्हें फ्लैट सरफेस मिलता है, जब उनकी स्पीड स्लो होती है तो उसे डिपॉजिट भी करती हैं। मतलब ब्रेकअप करती हुई तोड़ती फोड़ती चीज़ों को अपने साथ लाती हैं, फिर बिछाती भी चलती हैं। दिस इज़ इरोजनल वर्क, दिस इज़ डिपोजिशनल वर्क। और जो डिपॉजिट करती हैं इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, तो लोअर कोर्स में इनका स्लोप जेंटल होता है, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है। और हमें रिवराइन आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। रिवराइन आइलैंड्स वो होते हैं, जैसे आप जानते हैं आइलैंड्स जो होते हैं वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। ओके, चारों तरफ पानी होता है। तो समुद्र में आइलैंड तो आपने देखे हैं, लेकिन रिवर्स भी जो है ना वो बहती हैं, और जब ये बहते बहते और इनकी ब्रांचें जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, है ना, फिर आगे जाके मिल जाती हैं, तो क्या होता है कि बीच में ये जो पोर्शन है आपका ज़मीन का रेतीला पोर्शन, ये आइलैंड बन जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा बनाया गया। तो रिवराइन आइलैंड मजूली जो है ना वो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, जो कि आप इमेज में देख भी रहे हैं। तो ये रिवराइन आइलैंड है। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। तो जब नदियाँ पर्वत से, जैसे मान लीजिए ये आपका माउंटेनस रीजन है, तो पर्वत को काटते हुए जब नदियाँ नीचे उतरती हैं, तो जो कि काफ़ी स्टीपी होता है, तो नदियाँ बहुत तेज़ी से उतरती हैं, इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो ये ब्रेकअप तो करती हैं, चीज़ों को काटती रहती हैं, लेकिन साथ में इनके लुढ़का ले जाती हैं, साथ में छोड़ती नहीं हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें थोड़ा सा स्लोप कम मिलता है फुटहिल्स पे जाके, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ना शुरू करती हैं। जो कुछ भी इनके साथ ब्रेकेज होता है, पत्थरों को, चट्टानों को काट काट कर, जो इनके बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, तो अब वो चूँकि रफ्तार यहाँ तेज़ होती है तो बहते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी कम होती है, लोअर कोर्स की तरफ नदी बढ़ रही है,
दरअसल ऊपर जब नदी बहुत तेज़ी से बहती है ना, ये इसका अपर कोर्स है शुरुआत में, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा जब उसको बेंड मिलता है और स्लोप यानी ग्रेडियंट हम जिसे कहते हैं, जब उसका स्लोप कम होना शुरू होता है प्लेन एरियाज़ में, फुट हिल्स में जब वो प्लेन एरियाज़ में प्रवेश करती हैं नदियाँ, तो क्या होता है कि लेटरल इरोजन काफ़ी ज़्यादा करती हैं, मतलब आसपास का भी इरोजन शुरू हो जाता है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जो बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स जिन्हें वो आगे नहीं ले जा सकती हैं, तो यहाँ बिछाना शुरू करती हैं। आगे चल के हम देखेंगे वो कौन सा एरिया होता है। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे जब वो फ्लैट एरिया में प्रवेश करती हैं और रिलीफ कम मिलता है, रिलीफ का मतलब जो एलिवेशंस होते हैं, जो समुद्र से जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होती हैं, वो उसके रिलीफ्स होती हैं, तो फिर ये धीरे धीरे उन चीज़ों को बिछाती चलती हैं जिन्हें वो आगे अपने साथ नहीं ले जा सकती, उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है कि उन्हें स्लोप का सहारा नहीं मिलता। यहाँ तो ग्रेविटी की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से नीचे बहती हैं, काफ़ी काट छाट करती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं, वैलीज़ बनाती हैं, एटसेट्रा। तो ये इसका लोअर कोर्स है। और बाद में ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज इनकी निकल जाती हैं, मतलब एक ही नदी चल रही है तो उसकी जो शाखाएं बढ़ती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी, और नदियाँ आके जो मिलेंगी वो ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। बरसात के मौसम में अक्सर नदियाँ जो हैं खूब फ्लो के साथ बहती हैं, काफ़ी उनका कैशमेंट एरिया हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब बरसात का सीज़न ख़त्म होता है, मैं गंगा नदी के बारे में भी कह रहा हूँ ऐसा, तो जैसे प्रयागराज वगैरह के क्षेत्र में ये नदियाँ काफ़ी ऐसे बटी बटी दिखाई देती हैं, बीच में रेत का इलाका दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है, सिल्ट का मतलब वही गाद। आप कोई भी नाली है अगर मिट्टी की है, उसमें पानी आप ऐसे बह रहा है तो नीचे इसके धीरे धीरे नाली में जमाव होना शुरू हो जाता है, वही है सिल्ट। बाद में फिर उसे गहरा करने के लिए फिर उस सिल्ट को निकालना पड़ता है, नाली फिर से गहरी हो जाती है। द चैनल्स आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो मैंने आपको बताया। नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। इसके 3 सेक्शंस है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स। तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो पंजाब प्लेन का है, और ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बना है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये है इंडस नदी, सिंधु नदी से हम कहते हैं, और इसमें देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सारी नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं। हालांकि इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है, बट इंडिया में भी नदियाँ हैं। इन नदियों के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, जो मैंने अभी आपको बताया। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ओरिजिनेट इन द हिमालयन, ये हिमालयन रिवर्स हैं। ये जो हम यहाँ मैदान पढ़ रहे हैं ना, नदर्न प्लेन्स, ये वो पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हालांकि जो गंगा का मैदान है उसमें प्लेटो रीजन से भी आती हैं, जैसे आप देख रहे हैं चंबल है, बेतवा है, देखिए सोन नदी है। लेकिन जो रिवर बेसिन्स की जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे इंडस का बेसिन है, गंगा का बेसिन है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ये हिमालय रीजन से निकल के आती हैं। कैलाश पर्वत से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे सतलज है, इंडस है ना। ये ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में, यहाँ पे चाइना में, तिब्बत के इलाके में सांगपो कहलाती है। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई दोआब्स। इनमें दोआब्स पाए जाते हैं। देखिए दोआब का मीनिंग यहाँ नीचे दिया गया है कि जो दो नदियाँ हैं उनके बीच का जो पोर्शन है इधर, इसे हम दोआब कहते हैं। आप का मतलब है पानी और दो का मतलब दो। इसे पंजाब प्लेन कहा जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडियन साइड में पंजाब में है, हालांकि पाकिस्तान में भी उस साइड में पंजाब है। और पंच का मतलब होता है पाँच, और आप का मतलब पानी, यानी 5 नदियों के द्वारा जो वाटर शेड एरिया बना है उसे पंजाब कहा जाता है। ये पोर्शन आपका पंजाब का है पूरा। और आप जानते हैं कि इस लाइन के ऊपर का एरिया आपका पूरा का पूरा पर्वतीय है, माउंटेनस रीजन है। तो जैसे झेलम है, चिनाब है, जिसके बीच में दोआब, चिनाब रावी के बीच में दोआब, रावी सतलज के बीच में दोआब, इंडस झेलम के बीच में दोआब। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ना, हालांकि बहुत पुराना मैप है, ये प्री इंडिपेंडेंस इरा का है, लेकिन यहाँ पर आपको दोआब समझ में आ रहा होगा, और उनके नाम भी दिए गए हैं। तो पंजाब प्लेन के आगे हम चलते हैं गंगा का मैदान, ये जो आप देख रहे हैं पूरा। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। दरअसल ये जो यमुना नदी आप देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही घग्गर भी निकली हुई है। तो घग्गर नदी से लेके, या आप कह सकते हो कि यमुना नदी से लेके वेस्ट में, और ये है सिक्किम, तो इसमें बीच में बहती है आपकी इस तरह से तीस्ता रिवर, तो जाके इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो इस वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न पार्ट तक का जो इलाका है यहाँ पे पूरा पूरा गंगा बेसिन का है, गंगा प्लेन है, ग्रेटर गंगा प्लेन। तो इसे आप एक डिवीज़न मान सकते हैं। वैसे भी जो दिल्ली है और इधर जो अरावली रेंजेस है ना, तो वो दरअसल एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं, क्योंकि
अब देखिए यहाँ वाली जो नदियाँ हैं वो सब की सब इधर घूम जा रही हैं वेस्ट की तरफ, इधर वाली जो नदियाँ हैं साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो यहाँ जो पोर्शन है ये उठा हुआ है। जब हम प्लेटो रीजन के बारे में स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ वाई कि इसके इस तरह से ये कैलाश पर्वत तक चला गया है। तो इसके इस तरफ की जो नदियाँ हैं वो इधर जाती हैं, इधर वाली इधर आती हैं। घग्गर नदी उस तरफ चली जाती है राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश हरियाणा होते हुए। तो घग्गर से तीस्ता रिवर इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, अच्छा कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में, नदर्न इंडिया है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार और झारखंड का भी कुछ हिस्सा है जो अभी हम जो ड्रॉ करेंगे ब्लैंक मैप में तो आपको मैं बताऊंगा, और वेस्ट बंगाल ईस्ट में। दरअसल ये है आपका उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं यहाँ पे, गंगोत्री हो चाहे यमुनोत्री से निकलने थी, वो सारी नदियाँ ऐसे घूम जाती हैं। और इसके पहले वाली घग्गर और उसको मिला के इसके इस तरफ वाली जो नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर का रीजन, लद्दाख का रीजन, वो सारी की सारी नदियाँ जो हैं इस तरफ घूम जाती हैं। नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट। अब जनरली ये कहा जाता है कि जो अगर प्लेन रीजन है तो वो फ्लैट ही होगा। दरअसल समुद्र तल से मतलब सी लेवल से 150 मीटर ऊंचाई तक के इलाके को मैदान कहा जाता है। फिर उसके ऊपर से पठार या पर्वत शुरू हो जाते हैं। अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो जनरली उसको सी लेवल से 150 मीटर की ऊंचाई होगी, वो प्लेन एरिया कहलाएगा। तो फ्लैट एरिया होगा ऐसे हमारे दिमाग में आता है, लेकिन इसके रिलीफ में वेरिएशंस हैं। मतलब इस प्लेन एरिया में हमें जो इसकी एलिवेशंस हैं, ऊंचाइयाँ हैं, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब फ्लैट एरिया है ऐसा हम नहीं कह सकते। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इनके साफ नज़र आने वाले डिफरेंट रिलीफ फीचर्स भी हैं, ऊंचाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो उनको 4 रीजन में हम डिवाइड करेंगे। Rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। देखिए 8 से 16 किलोमीटर जो नदियाँ उत्तर से नीचे उतरती हैं दक्षिण की तरफ पर्वतों से नीचे फुट हिल्स पे, वो 8 से 16 किलोमीटर तक कुछ कंकड़ बिछाती हैं, पेबल्स बिछाती हैं, बोल्डर्स बिछाती हैं। इसी को कहा जाता है भब्बर। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द भब्बर। भब्बर रीजन में जो नदियाँ हैं गायब हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, उसके साउथ में स्ट्रीम्स फिर से री एमर्ज करती हैं और वहाँ पे बहुत ही वेट और स्वाम्पी और मार्शी एरिया देखने को मिलता है जिसे हम तराई कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि किस प्रकार से पर्वतों से जब नदियाँ नीचे बहती हुई आती हैं तो जब उन्हें स्लोप पे बेंड मिलता है फ्लैट एरिया की तरफ, फुट हिल्स पे जब मैदान में वो प्रवेश करती हैं, उनकी वेलोसिटी कुछ धीमी होनी शुरू होती है तो वो वहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ बिछा देती हैं, बड़े बड़े पेबल्स एंड बोल्डर्स बिछाती हैं। यही इलाका आपका भब्बर का है। और उसके बाद फिर नदियाँ, अच्छा यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो एक प्रकार से गायब हो जाती हैं। तो गायब नहीं होती हैं, दरअसल आप ही सोचिए कि अगर मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बहता चला जा रहा है, आगे अगर वहाँ पे आप कंकड़ डाल देते हो ऐसे ऐसे करके, तो पानी कंकड़ों के ऊपर से नहीं, क्योंकि कंकड़ों के बीच में जो जगह है जिसे हम पोरोसिटी कहते हैं, उनमें से होके वो अंदर अंदर बह जाएगा, पानी ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा, ऊपर सिर्फ कंकड़ नज़र आएंगे, कल कल करता हुआ पानी अंदर अंदर बह जाएगा। लेकिन आगे आपने फिर इसकी मिट्टी डाल दी, तो यहाँ आने के बाद मिट्टी की जो पोरोसिटी है पत्थरों जैसी तो है नहीं, क्योंकि एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, चार पत्थर के बीच में काफ़ी गैप होता है तो पानी इनमें से निकल जाएगा। लेकिन जब मिट्टी आप डाल दोगे या रेत डाल दोगे तो पानी यहाँ रुकेगा, फिर ऊपर से बहने की कोशिश करेगा या इसमें खुद जगह बनाने की कोशिश करेगा, पानी नज़र आना शुरू हो जाएगा, इतनी दूर में गायब हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भब्बर का इलाका है वहाँ पर नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहती रहती हैं। और भब्बर के इलाके में बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर्स, ये सब पाए जाते हैं, जो कि नदियाँ इन्हें इरोजन कर कर करके काफ़ी ज़्यादा इनका शेप राउंड कर देती हैं, इनके कोने घिस चुके होते हैं। तो जो शिवालिक रेंज ऐसी चली गई है ना, इस प्रकार से, तो इससे यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर की जो परत है, इस प्रकार से ये भब्बर की है। नदी यहाँ पे उतरती हैं तो यहाँ पे इस तरह से भब्बर का रीजन बनाती हैं। और उसके बाद जब वो और फ्लैट एरिया में प्रवेश करती हैं, वेलोसिटी और कम हो जाती है, तो इससे महीन मिट्टी मतलब रेत, सेडिमेंट्स, सिल्ट वो बिछाती हैं, जिनकी पोरोसिटी इनसे कम होती है। तो नदियाँ यहाँ पे इसी से जो बह के निकल के आ रही हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी और यहाँ पर रीअपियर हो रही हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मार्शी दलदली इलाका होता है, रिवर की वेलोसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है, काफ़ी कम स्पीड से बहती है वो, और इल ड्रेन्ड एरिया है, काफ़ी जंगल यहाँ पे, और ये बायोस्फीयर का भी रीजन है, काफ़ी जीव जंतु इस इलाके में पाए जाते हैं, फॉरेस्टेड एरिया है। हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन के भार की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल
बना दिया गया है, जंगलों को काटा गया है। बट दिस इज़ भब्बर एंड दिस इज़ तराई। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन, मतलब ये जो तराई वाला रीजन जो हम बता रहे हैं ना, मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूँ, इसमें ऐसी ऐसी लाइन खींच देता हूँ, ये तराई का रीजन हो गया आपका। और ये जो मैंने बताया था यहाँ पे कि 8 से 16 किलोमीटर तक की जो चौड़ाई है ये भब्बर की, उसके नीचे फिर तराई का रीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि नदी और फ्लैट हो चुकी होती है। यहाँ पे बोल्डर ही बोल्डर होते हैं, यहाँ पे महीन रेत सिल्ट देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि नदी वही चीज़ छोड़ती चलती है जो अपने साथ ले नहीं जा सकती। तो तराई का जो इलाका है वो बहुत ही फॉरेस्टेड, थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे थी। लेकिन जब फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, लेकिन जंगल अब काटे गए हैं और एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद, उन्हें यहाँ बसाया गया। जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से इंडिया में, इंडिया से पाकिस्तान में काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे थे। और लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो इसे हम कभी किसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। तो उत्तर का जो मैदान है इसका ज़्यादातर हिस्सा ओल्डर एलुवियम का है, मतलब कभी नदियाँ बहती थीं और उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से सिल्ट जमा की थी, लेकिन नदियों ने अपने कोर्स को बदल लिया और अब वो इलाका ओल्ड एलुवियम का हो गया। क्योंकि नदी अभी जहाँ बह रही है वहाँ पे नई मिट्टी बिछाती रहेगी, मतलब नए सिल्ट, नए सेडिमेंट्स बिछाती रहेगी, तो वो न्यूअर एलुवियम होगा। हो सकता है आप जिस इलाके में रह रहे हो, अगर उत्तर प्रदेश में हो और मैदानी इलाके में हो, तो आप ओल्ड एलुवियम के इलाके में होंगे। अगर आप नदी के जस्ट किनारे हैं, आसपास हैं, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँचता है, तो निश्चित है कि आप न्यू एलुवियम एरिया के पास हैं। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। तो अब देखिए, भाबर का इलाका हो गया, तराई का इलाका हो गया, अब नदी बह रही है, ठीक है। अब बह रही है तो साथ साथ अपने साथ जो सिल्ट लेके जा रही है वो उसे बिछाती चलती है। और जब बाढ़ का मौसम होता है, मतलब बरसात के सीज़न में, तो पानी काफ़ी दूर तक फैलता है इसका। तो जितनी दूर तक पानी फैलता है नदी का फ्लड के दौरान, वो उसका एक प्रकार से उतना कैचमेंट एरिया फ्लड प्लेन का एरिया कहलाएगा। बाद में नदी फिर सिकुड़ जाती है। तो मान लीजिए अगर नदी ये है और उसके बाद ये फैलती है, तो एक सेडिमेंटेशन तो यहाँ करेगी, फिर अगले साल फिर और सेडिमेंटेशन करेगी, फिर अगले साल और सेडिमेंटेशन करेगी। तो इस प्रकार से टेरेस लाइक फीचर्स बन जाते हैं, सीढ़ी नुमा पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाता है। और नदी के किनारे इनकी ऊंचाई बढ़ती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब नदी का फ्लड प्लेन का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तो वही इलाका कहलाता है भांगर। तो जो मैंने ओल्ड एलुवियम आपको बताया था, ये भांगर का ही इलाका है। अब नदी का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कभी पहुँचता रहा होगा। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सरस डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर मिट्टी में नीचे आप देखिए तो कांकड़ मिलते हैं, कांकर। कैल्शियम कंपोजिशन होता है, लाइम का कंपोजिशन होता है इनका, और इसलिए जो भब्बर की मिट्टी होती है उतनी उपजाऊ नहीं होती इन काकर की वजह से। लेकिन वहाँ पे लोग रहते हैं, इट इज़ एन इनहेबिटेड एरिया, पीपल लिव देयर। और आगे द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। तो अभी हम इसको देखेंगे। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। तो खादर जो होती है फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए ठीक ठाक होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जो नदी बह रही है तो फ्लड के दौरान इसका पानी बहुत फैलता है और उसके बाद पानी फिर सिकुड़ता है। तो फैल कर जो मिट्टी नई बिछ जाती है, नया सेडिमेंटेशन हो जाता है, अगले साल फिर वहाँ एक और नया सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो जब पानी वापस लौट जाता है, जो हिस्सा बच जाता है वो खादर का हिस्सा होता है। यानी अगर आपको रफ डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह बना सकते हो, नदी है, इसके बाद यहाँ पे खादर का इलाका हो जाएगा और उसके बाद काफ़ी दूर तक बांगर का इलाका हो जाएगा। मैं इसे एक अलग डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्लोपी एरिया है, स्टीप स्लोप। यहाँ पे नदी इस तरह से आएगी, बहेगी, उसके बाद जब इसे बेंड मिलेगा यहाँ से थोड़ा बहुत, है ना, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। तो जो चीज़ें वो अभी तक बहा के अपने साथ ला रही थी, इन्हीं को तोड़ती रहती है, ठीक है। तो इसी में से ये चीज़ें टूट इसके साथ बह के आती है, क्योंकि पानी की रफ्तार तेज़ होती है, फोर्स होता है, वो ले आती है। लेकिन जब यहाँ पे इसे स्लोप मिलता है फुट हिल्स पे, ये फुट हिल्स हो गया, तो वो इन्हें अपने साथ ले नहीं जा सकती, तो इन्हें छोड़ना शुरू कर देती है। तो पानी जो है ना, इन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है, तो इन गैप से बहना शुरू हो जाता है, तो वो ऊपर दिखाई नहीं देता। तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी डिसअपियर हो गया है नदी का। लेकिन उसके बाद जब वो और उसे फ्लैट सरफेस मिलती है तो उसकी वेलोसिटी और कम होती है, तो वहाँ पर फिर वो और सिल्ट जमा करना शुरू कर देती है, महीन मिट्टी जमा शुरू करना कर देती है, क्योंकि बाकी जो मोटे मोटे जो बोल्डर्स होते हैं उन्हें तो यहीं छोड़ देती है। जो बच जाते हैं, जिन्हें बहा के ले जा पा रही थी, उन्हें ले जाके ऐसे बिछाना शुरू करती है। तो यहाँ पर दलदली मार्शी इलाका शुरू हो जाता है, काफ़ी घने जंगल और वाइल्ड लाइफ यहाँ पाई जाती है।
उसके बाद और आगे बढ़ने पर वो और महीन मिट्टी बिछाती चली जाती है। और चूँकि नदी का खुद का जो रेगुलर जो उसका बहने का एरिया होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नीचे जो सिल्ट जमा हो रही है, और जब पानी बाढ़ के दौरान ऐसे उठकर आता है तो एक नई परत यहाँ बिछाता है, तो यही सिल्ट यहाँ भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो यह है खादर का इलाका। और उसके इधर का इलाका जो है वो बांगर का इलाका होगा, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता लेकिन कभी पहुँचता रहा होगा। तो खादर का इलाका नदी का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊंचा नज़र आता है, और भांगर का उसके बगल में एरिया होगा। तो अब हम लोगों ने इसमें जो कुछ भी दिया था नदर्न प्लेन में हमने पढ़ लिया, लेकिन एक ब्लैंक मैप में हम शो करेंगे नदर्न प्लेन को। तो अब की बार मैंने मैप लिया है, ये जो जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्री दी गई है, स्टेट्स दिए गए हैं, और ये है पंजाब और ये है हरियाणा। और आपको यहाँ इन्हीं राज्यों की बाउंड्री से शुरुआत करनी है, और ऐसे बस आप ऐसे चले आइए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ लाके थोड़ा सा आपको ये जो इलाका निकला हुआ है देख रहे हैं ना, अब ये अभी हम जब प्लेटो रीजन पढ़ेंगे तो वहाँ एक कवर होगा, तो ऐसे ले जाके यहाँ पे आप थोड़ा सा, जब आप यहाँ पहुँचने लगे थोड़ा इसकी चौड़ाई कम करिए, क्योंकि वेस्ट में ये चौड़ा है। और उसके बाद ले जाके फिर आप यहाँ लाइए, जो पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का इलाका है, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इस टाइप से, इसको भी आपको कवर करना है हरे से। तो ऐसे लाइए, ऐसे ला के ऐसे ला के ऐसे ला के ऐसे ला के छोड़ दीजिए। और ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाना है तो आप यहाँ से शुरू करिए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए। ये जो असम का इलाका है, ये असम है जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक ऐसे आया हुआ है, यहाँ ले जाके इसको कवर कर दीजिए। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ना पश्चिम बंगाल है, ऐसे करके पूरा ये पूरा इस तरह से बनता है, ये वेस्ट बंगाल है। चूँकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि मैदान बांग्लादेश में भी है, हाँ वेस्ट बंगाल में। यहाँ को आपको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्वतीय पठारी इलाका पढ़ेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल में थोड़ा पठारी इलाका भी है। हालांकि यहाँ इसकी जो रेखा है वो कटी फटी है। तो इस तरह से आप मैदान शो कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये पूरा पोर्शन जो है इंडिया के मैदान के अंदर का आ जाएगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे समझ लीजिए एक प्रकार का डिवीज़न। तो इस प्रकार से यहाँ पे घग्गर नदी भी है, यमुना भी निकल के आती है, तो समझ लीजिए ये हो गया आपका पंजाब प्लेन्स। और उसके बाद फिर ये यहाँ से यमुना वगैरह से लेके पूरा का पूरा हो जाएगा आपका ये नदर्न प्लेन। और बाकी भी प्लेन एरिया है यहाँ पे किनारे किनारे, वो सब हम लोग कोस्टल प्लेन्स में स्टडी करेंगे। और इधर पाकिस्तान का भी प्लेन है जो हमें स्टडी नहीं करना है, आई हैव नॉट शोन इट हियर इन दी मैप। और इसी में शिवालिक के साथ साथ जो है एक भब्बर की बेल्ट है, तराई की बेल्ट है, और फिर इस तरफ तो नहीं बल्कि इधर गंगा के मैदान में खादर और बांगर का भी इलाका पाया जाता है। तराई का क्षेत्र यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऊपर वाला पूरा आपका पर्वतीय इलाका है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था इनके बारे में। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। आपको निश्चित रूप नॉर्दर्न प्लेन को पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि उसके 3 डिवीजन्स, 3 रिवर सिस्टम के अनुसार, पंजाब जो इंडस नदी सिस्टम, गंगा का प्लेन गंगा की वजह से, और ब्रह्मपुत्र प्लेन। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भागभर का इलाका कौन सा होता है, तराई का कौन सा होता है, और फिर बांगर और खादर का इलाका कौन सा होता है। प्लेन की लंबाई भी हमने देखी इंडिया में कितनी है, इसकी चौड़ाई भी हमने देखी। ज़्यादा दिया नहीं गया इसलिए ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बस बुक में जितना दिया गया है आपके चैप्टर में उतना ही स्टडी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर।